हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन कुमार उपाध्याय और आज हम लोगों ने जो टॉपिक चुना है वो ऐसा टॉपिक चुना है कि हम लोगों का क्लास 12 का और क्लास 10 का दोनों का चैप्टर जो है कवर हो जाए। और क्लास 10 में जो हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है, लेसन 6 में पढ़ना है, वो जनन चैप्टर है। और क्लास 12 में वही चैप्टर है जिसमें आपको है मानव जनन पढ़ना। लेसन यूनिट 3 में पढ़ना है मानव जनन। ठीक ना। तो क्या करेंगे कि हम अगर 12वीं का ये मानव जनन जो है कवर कर लेते हैं तो क्लास 10 का जो है मानव में जनन वो भी हमारा चैप्टर कवर हो जाता है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा है कि इसी को आज कवर करा देते हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। लैंगिक जनन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानव में जो है जनन कैसा होता है, किस प्रकार का जनन होता है। तो मानव जो होता है एक लिंगी प्राणी होता है। मानव एक लिंगी प्राणी होता है और इसलिए उसमें जो होता है लैंगिक जनन होता है। और जो द्विलिंगी प्राणी होते हैं जिनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही संतति में स्थित होते हैं, उन्हें बोला जाता है द्विलिंगी प्राणी। तो उस हिसाब से जो है मानव क्या है, एक लिंगी प्राणी है। तो जाहिर सी बात है कि जब मानव एक लिंगी प्राणी है तो उसमें जो होगा मादा जो नर जनन अंग होगा। ठीक है। यानी कि नर जनन अंग में नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा जनन अंग में मादा युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को लिखते जाऊंगा मैं और हम लोग उसको समझते जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है मानव जनन और मानव जनन में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं जनन से। जनन क्या है कि जीव जो होते हैं अपनी जनसंख्या यानी कि अपनी संख्या को स्थिरता लाने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। जनन कोई भी अपने जीव जो होते हैं अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी संख्या को आगे बढ़ाने के लिए जनन करते हैं। अगर वो जनन नहीं करते हैं तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि इस पृथ्वी से उनका नामो निशान मिट जाएगा। तो इसलिए सभी जीवों को क्या जनन करना अनिवार्य है। ठीक है। तो मनुष्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो मानव क्या है, एक लिंगी प्राणी है। मानव एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर तथा मादा दो अलग अलग यानी कि नर जनन अंग जो होते हैं और मादा जनन अंग होते हैं, दो अलग अलग संततियों में होते हैं। जिनमें नर जो होते हैं, नर जनन अंग होते हैं, वो नर युग्मक का निर्माण करते हैं। नर युग्मक का निर्माण करते हैं तथा मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है। नर युग्मक का निर्माण करते हैं और मादा जो है मादा युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है। और इनके बीच जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो वो क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का निर्माण करते हैं और जब युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज से जो है भ्रूण बनता है। युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से जो है नया संतति बनता है। तो देखते हैं हम लोग प्रक्रिया। नर में जो है नर युग्मक का निर्माण होता है तथा मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। और जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है और वो युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित होते हैं और भ्रूण आगे चलकर एक नया जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। तो नर में हम लोग जो जानते हैं कि नर में जो होता है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो नर में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होता है, 46 होता है। तो उसी प्रकार से मादा में भी जो गुणसूत्र की संख्या होगी 46 होगी। ठीक है। और इनमें जो विभाजन की क्रिया होती है वो अर्धसूत्री विभाजन होती है। यानी कि नर युग्मक में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है और ये जो 46 जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं वो 23
दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। ये दोनों जो गुणसूत्र होते हैं 23-23 भागों में विभक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये मादा जो युग्मक होते हैं, इनके गुणसूत्र होते हैं, ये भी 23-23 में विभक्त हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन और फर्टिलाइजेशन की जब इनमें क्रिया होती है तो इसका एक युग्मक, एक को मैं रफ कर दे रहा हूं, इसका एक युग्मक और इसका एक युग्मक आपस में जब संलयित होते हैं तो युग्मनज में 23 और 23 प्लस 23 दोनों जो होते हैं इस युग्मनज में पहुंचते हैं और जो नया संतति निर्माण होता है उसमें टोटल जो होता है क्या बोलते हैं, गुणसूत्रों की संख्या 46 पहुंच जाती है। अगर इस प्रकार की क्रियाएं इसमें नहीं हो तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी पर केवल गुणसूत्र ही रह जाएंगे और मानव का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अगर ये इस प्रकार की विभाजन नहीं होती है इनमें तो क्या होगा कि मान लीजिए ये 46 है और यहाँ पे 46 है, तो ये 46 मिलके क्या बन जाएंगे, 92 बन जाएंगे। यहाँ पे जो नए संतति में ये गुणसूत्रों की जो संख्या हो जाएगी 92 हो जाएगी। फिर ये आगे जब नया संतति होगा फिर वो भी मान लीजिए मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो उनमें जो गुणसूत्र की संख्या हो गई 92 हो गई। फिर ठीक है, और मान लीजिए कि अगला जो है इसमें ये मान लेता हूं मैं, इसको मेल और इसको फीमेल मान लेता हूं और इसमें 46 है, ठीक ना। तो उसके बाद फिर जो अगला संतति आएगा उनमें क्या हो जाएगा, ये 92 और ये 46, यानी कि 6 2 8 हो जाएगा और 9 4 13, यानी कि 138 हो जाएगा उनमें गुणसूत्र की संख्या। तो इस तरह से क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा बढ़ते चला जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जब इस पृथ्वी पर केवल गुणसूत्र रह जाएंगे। ठीक है, तो मानव के पूरे शरीर में ये जो होते हैं नर जनन जो कोशिका होते हैं, नर जनन कोशिका में ही केवल क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और शरीर की सभी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो ये जनन की जो है प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और हम जो इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ने वाले हैं। इस पूरे जो जनन चैप्टर हैं उनको हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे तो अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। और वो सभी को हम 3 भाग में बांट देते हैं। तो जो पहला भाग आता है वो आपका आता है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। दूसरा जो हम लोगों को पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है निषेचन, और तीसरा जो हम लोगों को पॉइंट पढ़ना है निषेचन पश्य घटना, निषेचन पश्य घटना। ठीक है, ये 3 चीज को हम लोग अगर कवर कर लेते हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्य घटना, तो हम लोगों का ये मानव जनन तंत्र और क्या बोलते हैं इसको, ये पूरा हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ये क्लास 10 का भी और क्लास 12 का भी। ठीक है, अब ये निषेचन पूर्व घटना क्या होता है, तो निषेचन पूर्व घटना हम लोग जो कहते हैं नर युग्मक का निर्माण और मादा युग्मक का निर्माण जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हम लोगों को पढ़ना है निषेचन पूर्व घटना में। यानी कि युग्मकों का जो निर्माण होता है वो निषेचन के पूर्व की घटनाएं हैं। तो हम लोगों को वो चीज पढ़ना है कि इनका निर्माण होता कैसे है, नर युग्मक कैसे बनते हैं, मादा युग्मक कैसे बनते हैं। ठीक है, जो दूसरा है अपना निषेचन। अब भाई अगर ये नर युग्मक बन गए और मादा युग्मक बन गए तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जब संयुग्मन हुआ तो उससे जो ये युग्मनज का निर्माण हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, इनमें निषेचन की क्रिया हुई। तो हम लोगों को दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है ये निषेचन। ठीक है, और तीसरा टॉपिक क्या पढ़ना है कि निषेचन के उपरांत, निषेचन के यानी कि युग्मनज निर्माण के बाद जो निषेचन हुआ तो निषेचन के उपरांत जो हम लोगों को प्राप्ति क्या हुआ, तो जो ये नया संतति प्राप्त हुआ, हमको भ्रूण बना और भ्रूण से नया संतति प्राप्त हुआ, वो हम लोगों को निषेचन पश्य घटना यानी कि निषेचन के बाद की घटना को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से